हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सभी सेफ हो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। है किसी को याद? वेरी गुड, लिसनिंग स्किल पढ़े थे। बट जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है उससे रिलेटेड बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था टेस्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है उसी का सेकंड पार्ट है। उसके ही बाद में जस्ट आता है एक टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट रहने वाला है उसमें कौन कौन से बेनिफिट रहने वाले हैं आपको। ठीक है, और कैसे आप मेक करते हो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को और वो कैसे एक वर्क करता है। ठीक है, तो ये सभी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। ठीक है, और ज्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बनता कैसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, तो रिव्यू करेंगे हम थोड़ा सा कि टेस्ट क्या रहता है, टेस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, वेलकम है आज सभी का आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू ऑल। यस, तो शुरू करते हैं हम आज की सेशन को। ठीक है, आज मेरे को थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, पेन है। तो अगर आपको कुछ वॉइस रिलेटेड इश्यू रहता है तो आप मेरे को करना। ठीक है, मैसेज कर देना, आप डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं आपको ट्राई करूंगा। ठीक है, यस, माई सेल्फ दिनेश कश्यप, एज यू नो वेरी वेल मैच। देखिए, तो हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या थी? टेस्ट तीन टाइप के थे मेरे लिए, ओरली, वर्बली मतलब प्रैक्टिकल या परफॉर्मेंस, रिटन टाइप। देखिए, रिटर्न टाइप जो टेस्ट था दो टाइप का था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जिसको हम आज टेक कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्टिव टेक करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप के बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट होता है, सीआईटीएस एंट्रेंस होगी या सीआईटीएस फाइनल होगा, या जो भी आप परफॉर्म करते हो, कहीं भी एसएससी भरते हो, पीएससी भरते हो, या रेलवे वगैरह कुछ भी भरते हो आप अप्रेंटिसशिप के लिए, कोई भी, वो सारा ऑब्जेक्टिव बेस ही रहता है। तो क्यों है वो भी हम देखेंगे, कैसे बनता है वो टेस्ट वो भी देखेंगे, कौन कौन से उसमें लेवल आते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ओरल वाला जो टेस्ट था कहाँ पे यूज कर रहे थे? प्रैक्टिकलिटी में आप यूज कर सकते हो उसका नॉलेज पता करने के लिए। सेमिनार वगैरह में यूज कर रहे हो, या जैसे कोई जॉब इंटरव्यू है, इंटरव्यू में यूज कर रहे हो। प्रैक्टिकलिटी टेस्ट है वो कहाँ पे यूज होता है आप सभी जानते हो। रिटन टाइप जो टेस्ट है वो भी कहाँ पे यूज होता है तो भी आप जानते हो। ठीक है, तो रिटन टाइप टेस्ट दो टाइप के, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, थोड़ा लेंथी चलने वाला है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक, जिसने भी वो क्लास अटेंड नहीं करा है आप इस सेशन के बाद में उस क्लास को देख लेंगे। अभी आप यहीं रुको, अभी आप मत जाना एकदम से, आप अभी इस सेशन को देख लो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की मैंने उसमें बहुत ज्यादा व्याख्या की है, बहुत ज्यादा कोशिश करा है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, और थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे उसका, सीरीज का, उस सेशन का। तो आप उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन की जो पेपर की सेटिंग होने वाली है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर की जो सेटिंग है बहुत इजी है। आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि महात्मा गांधी की जीवनी पर एक नोट लिखो, तो वो सुनने में नोट लग रहा है, लेकिन जो उससे का जो क्वेश्चन है वो बता रहा है जीवनी। जीवनी का नोट लिखना कि उसका जो महात्मा गांधी का जो जीवन है चुका उस पर आपका नोट लिखना है। मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट जो आंसर है हो सकता है कि 3 पेजेस में हो, 4 पेज, अबाउट 10,000 वर्ड भी उसमें आ सकते हैं, या 5,000 वर्ड भी आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करता हूँ मैं अपने टाइम की, तो हमें एक टारगेट होता था, हमारे टीचर ने बोला था कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में पास होना है, अगर वो आर्ट्स रिलेटेड है तो वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं आपका बस वर्क देखते हैं कि आपने कितना पेपर भरा हुआ है। हाँ, आपका पेपर बहुत अच्छे से चेक करते हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, तभी तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट कई बार 8 मंथ में पब्लिश करते हैं, समटाइम 6 मंथ में करते हैं। तो क्यों होता है वो? है ना, तो वो इसलिए होता है कि वो आपकी नॉलेज को देखते हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आप कितना सीख रहे हो। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में नॉलेज कम रहता है तो आपको कंपार्टमेंट कर देते हैं या फेल कर देते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने बीच में हो सकता है थोड़ा गलत लिखा। तो हमें एक टारगेट बताया था। मेरे पास ज्योग्राफी भी था, वैसे तो मैं बीएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सॉरी स्टूडेंट था उस टाइम में। तो हमें ज्योग्राफी वाले टीचर ने बता रहा था, मिस्टर प्रदीप सर थे हमारे। तो उन्होंने बोला था कि आप 5,000 वर्ड लिख देना अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के बारे में कि कैसे एक अर्थ का निर्माण हुआ, कौन कौन सी वैलीज पहले आई, यू शेप वैली, वी शेप वैली, रिवर्स कैसे वगैरह, प्लेट्यू वगैरह, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप 5,000 अगर वर्ड लिखते हो तो आपकी वो इफेक्टिवनेस जो चेक करते हैं, बहुत कम राइटर इवेलुएटर जो होते हैं आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आपका मेनली
एक पेज या 1.5 पेज ही पढ़ने वाले हैं, 2 पेज ही पढ़ने वाले हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपको 5000 वर्ड समथिंग लिखना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, क्वेश्चन बहुत छोटा होने वाला है, आंसर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसा हुआ, क्वेश्चन बहुत छोटा है बट जो आंसर है बहुत लेंथी है, ठीक है। अगला आता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, बट आपके मन में अभी एक सवाल होगा कि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तो हर जगह यूज हो रहा है, हम बात करते हैं कि टाइम सेव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस मच हर यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, हर टीचर बता रहे हैं, एनएसटीआई में बता रहा जा रहा है, ये वो दुनिया भर का। पर आपने कभी क्वेश्चन करा उनसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है ले रहे हो आप, टाइम की सेविंग हो रही, डीजीटी हमारा रिजल्ट क्यों घोषित करती है लेट, कभी पूछा आपने? 2017 के बैच की बात करते हैं, जिनका 17 से 19 का 2 साल का बैच रहा है, और जिनको फोर्थ सेमेस्टर में कंपार्टमेंट हो, आज 2 साल हो गई उनको, इस सितंबर मंथ में होने वाली है उनको, मतलब अगस्त बोल सकते हैं आप, तो उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्यों? सिस्टम इतना कमजोर है ना। तो उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इजी, इवेलुएट आप कर सकते हो, बट क्यों टाइम लगता है ना, क्यों वो होता है वो भी हम देखेंगे। अपने टीचर से आप एक बार आस्क करना कि उसका रिजल्ट में इतना देरी क्यों होता है, हालांकि जो इंडियन का, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखते हो, ठीक है, स्किल इंडिया का जो भी है, तो उसमें बात करिए कि जो भी आईटीआई है, एनएसटीआई हैं, जो भी है, उनका जो रिजल्ट है 3 से 4 मंथ के बीच में घोषित हो जाएगा, बट वो रिजल्ट आपका 7 महीने में आ रहा है, 2 महीने बाद सर्टिफिकेट आ रहा है, तो 8 महीने का वो नहीं दे रहे ना आपको बेनिफिट, तो क्यों होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉलो कर रहे हो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए ना, तो आप आज वो भी आप जान पाओगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में इतना टाइम क्यों लगता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फर्दर डिवाइड किए जाते हैं 2 टाइप में, सप्लाई में और सिलेक्शन में। लास्ट जो हमारा सेशन रहा उसको देखो आप एक बार, इस सेशन के बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सप्लाई टाइप टेस्ट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन क्या रहने वाला है, ओके। तो अभी एडवांटेज से शुरुआत करते हैं। देखिए कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो उसकी बुराई कोई नहीं बताएगा, फायदे ही बताएगा। वैसे ही अभी एकदम से आपको रूल नहीं बताए जाएंगे, पहले आपको बेनिफिट बताया जाएगा कि बेनिफिट क्या रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। देखिए बेनिफिट पहला रहने वाला है जो स्कोरिंग है, स्टूडेंट जो स्कोर करता है, ठीक है, स्कोरिंग कैसे करेगा, यूनिफॉर्म में करेगा। अब देखिए लीनियर मोशन के बारे में सबने पढ़ा होगा और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सभी ने पढ़ा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो अलग अलग चलता है। पेंडुलम मोशन, आई थिंक सिंपल हार्मोनिक मोशन सभी ने पढ़ा होगा, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे, तो SHRM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि जो भी घड़ी की सुई चलती है, अगर सुइयों के हिसाब से हम करते हैं ना बात की घड़ी की सुइयां क्यों घूमती हैं गोल गोल, तो उनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फॉलो होता है। तो वो क्या करता है कि यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। जो आर्स की सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो थोड़ा अलग मोशन में चलती है, उसका थोड़ा स्पीड अलग रहता है, और जो मिनट की है उसका थोड़ा स्पीड अलग रहता है, उसका थोड़ा लंबाई भी ज्यादा रहने वाला है, ठीक है, कंपेयर करा जाए आर्स की सुई से, तो ठीक है। और लास्ट आती है सेकंड की सुई, तो वो उसका जो लेंथ होता है सबसे हाईएस्ट रहता है क्लॉक में, घड़ी में, और उसका जो स्पीड है वो भी ज्यादा रहता है। तो आपने कभी सोचा है वो क्यों? एक यूनिफॉर्म मोशन लाने के लिए, यूनिफॉर्म मतलब एक सिमिलैरिटी लाने के लिए, ठीक है। तो इस टेस्ट को क्यों यूज करा जाता है? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी कैसे आएगी? जब आप अलग अलग स्कोर करते हो तो एक सिमिलैरिटी मिलती है कि आपका जो नॉलेज है किस वे में चल रहा था, उन्होंने किस वे में गेन करा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, एक आंसर आपको प्रोवाइड करवाना है। तो एडवांटेज ये है कि जब 4 ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं और एक राइट आंसर रहने वाला है, तो जो राइट आंसर होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको अट्रैक्ट करता है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो काला अक्सर भैंस बराबर हो जाएगा, राइट, सहमत हो ना। तो आप उस टाइम क्या करोगे? आंखें बंद करोगे, वो करोगे जैसे बचपन में सभी करते थे, मैंने भी बहुत किया है कि अक्कड़ बक्कड़, तो उससे तो कुछ नहीं बनने वाला ना। अगर बट अब आप अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अभी इसमें आ जाए कि अक्कड़ बक्कड़ क्या चल रहा है और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका रेट क्या है, पूरा रिलेशन है इस टॉपिक से। तो आपका जो राइट आंसर होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट में। ग्रेडिंग बहुत इजी होने वाली है, ग्रेड बहुत इजी से मिल सकते हैं। जैसे कोई सुमिता नाम की लड़की है, उसका जो ग्रेड है 45 नंबर आते हैं उसको 50 में से, तो उसका जो ग्रेड है जाहिर सी बात है ए आ सकता है उसको, है ना। और कोई लड़की है उसका नाम रेखा है, और उसने 48 नंबर लिए अबाउट 50 से, तो उसको ए प्लस आप दे सकते, ए पॉजिटिव दे सकते हो। जैसे आप मेरी बात करो, मुझे कितने आते हैं 50 में से 5 मार्क्स आते हैं, तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलेगा? सी ग्रेड मिलेगा, जाहिर सी बात है सी ग्रेड मिलेगा, है ना।
तो ग्रेडिंग क्या होती है, इजी हो जाती है। जो भी आपका यूनिफॉर्म रिजल्ट आएगा, आप परफॉर्म करोगे, उससे ग्रेडिंग बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। बट जो लेंथी आप लिख रहे थे तो हर किसी की पर्सनैलिटी आपको अफेक्ट कर रही थी, किसी की हैंड राइटिंग आपको अच्छी लग रही थी, किसी का थेटिकल नॉलेज अच्छा लग रहा था, कोई थोड़ा टेढ़ा लिख रहा था, कोई थोड़ा बहुत मतलब कि टाइट लिख रहा था, तो आप अफेक्ट हो रहे थे ना। ग्रेडिंग एक बराबर नहीं आ रही थी। जिसने अच्छा लिखा आपने उसको +2 मार्क्स दे दिए। जैसा आपने एड में देखा होगा कि नटराज पेंसिल लो तो +5 मार्क्स मिलते हैं लड़की को, बट वो नहीं होता, वो इमेजिनेशन है, वो एक प्रोडक्ट मार्केटिंग है। तो जो ग्रेडिंग है वो आपकी इजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो बैरियर हैं दूर हो जाएंगे, लैंग्वेज का बैरियर दूर हो जाएगा, हैंड राइटिंग का बैरियर भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या होने वाली है, इजी होने वाली है। अगला आता है वाइड रेंज में, कवर करता है किसको, बहुत ज्यादा कवर करता है सब्जेक्ट मैटर को, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर मेक करते हो, जब फाइनल होता है, एआईटीटी होता है आईटीआई का, और एनएसटीआई का जब फाइनल एग्जाम होता है, तो वो जो क्वेश्चन आने वाला है पूरा सब्जेक्ट मैटर से कवर करके आने वाला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पूरा सब्जेक्ट मैटर पढ़ोगे, स्टूडेंट हैव टू स्टडी एंटायर सिलेबस। तो यही है वो अक्कड़ बम्बे वो वाली बात, कि जब आपको राइट आंसर वहां पे प्रोवाइड होगा, आप पढ़ के गए हो, तो वो अट्रैक्ट करता है। बट अगर वो नहीं पढ़ के गए हो, तो काला अक्सर भैंस बराबर हो जाता है। मतलब वही बात आ गई कि अगर आप पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ के जाते हो, स्टूडेंट हैव टू स्टडी एंटायर सिलेबस, तो उनको आंसर जल्दी मिलने वाला है। जल्दी उनको आंसर क्या करेगा, ग्रैब करेगा, अटेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। इफेक्टिवनेस ऑफ नॉलेज आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना उनको नॉलेज दिया, कितना उन्होंने जान पाए, और उन्होंने कितना परफॉर्म किया, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स में आपको मिलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन कौन मेक कर रहा है, आप कर रहे हो, आप एक टीचर हो ना, आप मेक कर रहे हो, ओके। अभी देख लेते हैं डिसएडवांटेज। ओके, देखिए इट इज हार्डर टू प्रिपेयर। देखिए जब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करते हैं, तो पहले तो हमें एजेंडा देखना पड़ेगा, पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि ये वाला जो टॉपिक है कहाँ से चल रहा है। तो हार्ड होता है थोड़ा प्रिपेयर करना, इतना आसान नहीं होता है कि एमसीक्यू आप जैसे फॉलो कर रहे हो, जैसे जीपी क्लासेस आपको एमसीक्यू करवा रही हैं, और स्किल मास्टर करवा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, और बहुत सारे चैनल हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। या जैसे आप मुंबई के नोट्स पढ़ते हो, एनएसटी मुंबई के, तो आपको तो बहुत जल्दी से मिल जाता है पढ़ने के लिए। बट आप अगर उनकी मेहनत देखते हो, तो उनको बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एनालाइजिंग होता है, उनको बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो हल्के वे में मत लो कि कोई क्वेश्चन वगैरह करवा रहा है तो वो बहुत ही इजी से मिल जाएगा। कॉपी करने के लिए भी टाइम लगता है, तो बहुत हार्ड होता है क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, ओके राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए जर्नली इट्स मेजर फैक्चुअल नॉलेज। देखिए जो भी आपने पढ़ा है, अटेन करा है, सीखा है, सिर्फ आप उसी को माप सकते हो। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको नहीं माप सकते आप, जो आपकी थिंकिंग का लेवल है वो भी आप पता नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन डाल सकते हो लेवल 3 के हिसाब से, बट उनका जो थिंकिंग का लेवल है वो आप पता नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। बट जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था उसमें आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को लिख रहा था, तो आपको उनके विचार पढ़ के एक आइडिया मिल रहा था कि ये बच्चा किस लेवल में जी रहा है, कितना लेवल का इसने पढ़ रखा है सिलेबस को, राइट। इट डज नॉट हेल्प टू एनकरेज और डेवलपमेंट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। देखिए एबिलिटी को नहीं बढ़ाने वाला है, ऑर्गेनाइज नहीं करने देगा उनके थॉट्स को। देखिए जब बच्चे अपने थॉट्स को एनकरेज नहीं कर पाएंगे, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके सामने बता नहीं पाएंगे, तो वो सीधी सी बात है मोटिवेट नहीं रहेंगे, एनकरेज नहीं रहेंगे, थोड़ी पार्टिसिपेशन में कम देखिएगी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज रहने वाला है इसका मेन, ठीक है। इट एनकरेज मेमोरी वर्क इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है, ये आपको प्रमोट कर देता है कि आपने जो पढ़ा नहीं है, या लेवल 3 का क्वेश्चन आ जाता है, आपने पढ़ रखा है बट लेवल 3 का क्वेश्चन आता है, आपकी उतनी थिंकिंग नहीं है, तो आपको थोड़ा गलत एनकरेज कर देगा, मोटिवेट कर देगा आंसर चूज करने के लिए। आपको लगेगा कि यही राइट आंसर है, तो आपका 2 मार्क्स इवन 1 मार्क्स या एनएफटी मार्किंग आपको उस टाइम मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, समटाइम ये आपको एनकरेज कर देता है रॉन्ग ऑप्शन की ओर पे, ठीक है। इट इज इजियर टू चीट। देखिए इस लाइन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी को पता है कि इसमें चीटिंग बहुत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके पास 25 ट्रेनिंग है, तो सीधी सी बात है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम 2 डेज या 3 डेज लग जाते हैं। ये जाहिर सी एक बात है, अगर आप प्रिपेयर करते हो क्वेश्चन पेपर को 25 ट्रेनिंग के लिए 50 क्वेश्चन को, तो 3 दिन आराम से लग जाते हैं कि मैं क्या क्वेश्चन मेक कर रहा हूँ, मैंने क्या टीच किया था। आपको पूरा डेटा बेस उठा के देखना पड़ता है कि उनका जो आउटकम था वो क्या था, असाइनमेंट मैंने क्या दिया था, ठीक है। तो चीटिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर सभी के लिए सेम रहने वाला है, सीरीज आप नहीं मेक करते हो, जहां तक होता है सीरीज मेक नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप आगे पीछे से आंसर पूछ के बता सकते हो, चीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। बट सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, अगर चीटिंग कर रहे हो, कोई बॉय या गर्ल आपको आगे से आंसर शो करवा रहा है, तो वो थोड़ा ही आप देख पाओगे ना, उसने दो तीन ना, वो दो तीन शीटें लिख चुका है हिस्ट्री की, तो आप उनको पूरा थोड़े क्लियर कर पाओगे, पूरा पूरा पॉइंट हर एक वर्ड थोड़े कॉपी कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल होता है ना। बट इसमें क्या होता है, चीटिंग थोड़ा इजी तरीके से हो जाता है। सभी जानते हैं कि आईटीआई में हर जगह चीटिंग होती है, वैसे तो बहुत जगह है, अब अवॉइड हो रहा है। तो क्या होता है कि 5 मिनट के लिए ही चीटिंग दी जाती है और उसी में आप पास और फेल आते हो, सभी को पता है, ये एक सच है, कड़वा सच है, हर आईटीआईज में यही होता है। और हमें क्या करना है, यही चीज को स्टॉप करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपको कैसा मेक करना है जिसमें चीटिंग ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऐड करनी है। अभी हम देखेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है, 3 लेवल जो है, फैक्ट नॉलेज, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है लेवल 3 का, कैसे ऐड करते हैं वो भी बताऊंगा। आगे आता है नॉट यूजफुल फॉर एडवांस स्टूडेंट। देखिए एडवांस स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे जो एनआईटी के स्टूडेंट हैं या आईआईटी के स्टूडेंट हैं या जो भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, एडवांस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनके लिए यूजेबल नहीं है, वो थियोरेटिकल नॉलेज को ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो थियोरेटिकल नॉलेज को ज्यादा पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे वो रिसर्च वगैरह करते हैं, आईआईटी लेवल पे वो रिसर्च करते हैं, एनआईटी लेवल पे क्या होता है थोड़ा एनहांस करते हैं, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट हो चुकी है साइंस में उसको थोड़ा और अच्छा सा करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उनके लिए ये यूजेबल नहीं है ना। उनके थॉट्स को देखना पड़ता है कि वो कितना सोच रहे हो, तो उनके लिए सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि मैच्योर स्टेज के लिए या एडवांस स्टूडेंट के लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। नॉट यूजफुल टू शो पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी का आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास ओनली 4 ही ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आपको उनमें से राइट आंसर को चूज करना है, तो इसमें कोई पर्सनैलिटी का पहलू नहीं आने वाला। अभी आता है मल्टीपल चॉइस। देखिए मल्टीपल चॉइस का मतलब ही आपको क्लियर हो रहा है कि मल्टी मतलब बहुत सारे, पल का मतलब आपको चूज करना है, चॉइस का मतलब आपकी अपनी पसंद, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीपल चॉइस। जैसे आपको दिख रहा है एबीसीडी कुछ ऑप्शन, आपको जो राइट ऑप्शन आपको लग रहा है उसके साथ में आपको जाना है, उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, चूज करना है, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस क्या रहता है, इट इज ए टेस्ट यूज टू मेजर नॉलेज आउटकम। देखिए जो भी आपने सीख रखा है, जो भी आपके अंदर की रिटेंशन पावर है, जो भी आपने मैसेज इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है अपने ब्रेन में, उसकी जो आउटकम है, जो आउटपुट है, उसको मेजर करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यूज किया जाता है, राइट। जो एमसीक्यू आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने नॉलेज ले रखा है, उसको मेजर करने के लिए, उसको लेवल बनाए रखने के लिए, उसके आउटकम को पता करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यूज किया जाता है, उनको डेवलप किया गया, राइट। इसमें क्या आप इंक्लूड कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन भी आप मेक कर सकते हो, एनालाइजिंग वाले क्वेश्चन स्टेप भी आप यूज कर सकते हो। देखिए अगर आपको ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम वही टेक करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा मैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो भी नॉलेज स्टेप में आपने जो भी नॉलेज मिला आपको, वट जो भी है, जो भी आप नाम वगैरह जानते हो, उसको अभी आप अंडरस्टैंड करना जानते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पाते हो आप, उसको थोड़ा सा यूज में लाना जानते हो, तो वैसा क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। एनालाइजिंग टाइप, जो आपकी थिंकिंग को प्रमोट करे, आपके लेवल को पता कर पाए, पता लगा पाए, वो वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पे, फॉलो करना है, राइट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट इन मेजरिंग स्टूडेंट अचीवमेंट। देखिए स्टूडेंट की अगर अचीवमेंट का पता करना है कि वो कितने गोल पे, कितने डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, डिग्री मतलब कितने वो स्टडी के लिए टाइम दे रहे हैं, उसको पता करने के लिए, कितना उनको अंडरस्टैंड आ रहा है, लेवल वगैरह जानने के लिए आप इनको यूज करते हो। देखिए डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल की जो भी रहने वाला है डिफरेंट लेवल ही रहने वाला है, सभी बच्चे तो एक साथ लर्न नहीं कर पाते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि उनके लेवल्स का भी आप पता लगा सकते हैं। देखिए अभी ये बात आती है कि बनता कैसे, कंसिस्ट कैसे होता है मल्टीपल चॉइस। तो 3 टाइप से होता है मेनली, एक स्टेम रहने वाला है, एक डिस्ट्रैक्टर रहने वाला है, तीसरा केड ऑप्शन रहने वाला है। अभी मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा कि स्टेम क्या होती है, केड ऑप्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्टर क्या रहने वाला है, राइट। तो इन तीनों को जब एक साथ में जोड़ा जाता है तो क्या आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, राइट। तो मल्टीपल चॉइस कंसिस्ट होता है 3 एलिमेंट से, पहला एलिमेंट है स्टेम, दूसरा कीड ऑप्शन, तीसरा डिस्ट्रक्टर। आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहला डिस्ट्रक्टर दूसरा कीड ऑप्शन, जो आपको अरेंज करना है वो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। जो स्टेम होती है वो क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, हु इज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो टीचिंग इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेम है, ठीक है।
की ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर और डिस्ट्रैक्टर मतलब अल्टरनेटिव। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ए ब्लूम, पी टीडी एलन, सी तिवारी, डी स्वामी, तो ये क्या है, आपके डिस्ट्रैक्टर हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन है, समथिंग करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। इनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव बोला जाता है, डिस्ट्रैक्टर बोला जाता है। जो भी इसमें राइट आंसर है, जैसे फर्दर ब्लूम इसमें राइट आंसर है, एक एग्जाम्पल, ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्लूम राइट आंसर है, बट अगर इसमें ब्लूम राइट आंसर है तो वो कौन है, ब्लूम क्या है, करेक्ट आंसर है, केड ऑप्शन है। ओके, तो अभी आई थिंक आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में करो, कमेंट में करो आप, मैं उसको क्लियर करूंगा। और हम इस पे एक जूम पे सेशन भी रख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मेक करें, हमें क्या टिप्स चाहिए वो भी हम इस पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टेम क्या होती है, क्वेश्चन जो होता है जिससे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो वो क्या रहती है, स्टेम रहती है। क्वेश्चन को क्या जाता है, स्टेम कहा जाता है। ओके, केड ऑप्शन क्या होता है, राइट आंसर। जैसे ब्लूम इसका अगर राइट आंसर है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्लूम क्या हुआ, केड ऑप्शन हुआ, ठीक है, करेक्ट आंसर बोला जाता है। डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, इनकरेक्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव्स को। पीओटी बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको दो ही मिलता है, स्टेम और डिस्ट्रैक्टर, बट जो थर्ड ऑप्शन है वहां पे मिसिंग है, वो है केड ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दूसरा जो पॉइंट है केड ऑप्शन तो स्किप कर दो, स्टेम और डिस्ट्रैक्टर से भी आप मेनली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। तो अभी आप मेरे को आंसर दो, हु इज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। ओके, ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको, थोड़ा तैयारी भी हो जाएगा एमसीक्यू का, क्योंकि पीओटी की 10 यूनिट कवर करने के बाद में हम एमसीक्यू भी ट्राई करेंगे। वेरी गुड। यस, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डीडी तिवारी रहने वाला है, क्योंकि डीडी तिवारी ही ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया है। और डीडी तिवारी कहाँ पे वर्क करते थे, कहाँ के प्रोफेसर थे, सीपीआई के थे। सीपीआई मतलब सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो ब्लूम है, ब्लूम ने तो टैक्सोनॉमी दी है, वर्गीकरण किया है, किस चीज का, लर्निंग का। लर्निंग कितने बेस में उन्होंने काटा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो 3 बेस में उन्होंने काटा। पहला बेस क्या था, पहला जो डोमेन्स बोल सकते हैं आप, क्या था, कोग्निटिव डोमेन था। दूसरा कौन सा था, अफेक्टिव था। तीसरा कौन था, कोग्निटिव था, मतलब साइकोमोटर था, राइट। तो ब्लूम का तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ब्लूम क्या हुआ, एक डिस्ट्रैक्टर तो नहीं बोल सकते, अपना ही राइट आंसर बोलते हो, बट ये क्या है, अगर ब्लूम आपने पढ़ा है तो ये वाला आपको बता रहा है कि ब्लूम ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। तो बचे आपके पास 3, एलन, तिवारी और स्वामी। देखिए स्वामी जो है, सीपीआई जो था उसी में तिवारी के साथ में इन्होंने काम करा है, बट जो स्वामी है वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और जो तिवारी हैं वो थोड़ा उन्होंने माइक्रो टीचिंग, वो टीचिंग से रिलेटेड थे, तो वो एक प्रोफेसर थे, टीचिंग फील्ड में थे, ठीक। तो एजुकेशनल में उन्होंने वर्क करा है मेनली। तो डीडी तिवारी इसका राइट आंसर। तो डीडी तिवारी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, केड ऑप्शन हुआ। एलन जो है, एलन ने क्या किया है, ड्वाइट, डॉक्टर ड्वाइट एलन, पूरा नाम डॉक्टर ड्वाइट एलन ने क्या करा, माइक्रो टीचिंग को इन्वेंट करा है, मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये भी आप राइट आंसर भी बोल सकते हो, बट अभी पूछा है हमारे पास इंडिया से, तो हमारे पास लास्ट 2 ऑप्शन बचते हैं कि इंडिया में किसने करवाया, तो डीडी तिवारी और डीडी स्वामी। तो अगर आपको तो तिवारी पता है कि डीडी तिवारी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो डीडी तिवारी आपका राइट आंसर है। जो लास्ट बचता है आपके पास में वो आपका डिस्ट्रैक्टर है, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में करो, आप लाइव चैट में करो, ओके, नो प्रॉब्लम, कमेंट कर सकते हो। कुछ रूल देख लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, बनता कैसे है, ठीक है। तो जो आपको मल्टीपल चॉइस टेस्ट बनाना है, प्रैक्टिकलिटी बेस पे बनाना है, मेक अ प्रैक्टिकलिटी टेस्ट। आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करके बनाना है कि जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं, जो मैं क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं, वो कैसा है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस है। प्रैक्टिकलिटी मतलब जो भी आपका टॉपिक रहने वाला है उससे रिलेटेड है, जो भी आपने सिखाया है, जो भी आपने उनको इंटेंटिव आउटकम दिए। इंटेंटेड आउटकम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दिए थे, टीच करवाए, तो उसी के बेस पे होना चाहिए, राइट। यूज डायग्राम और ड्राइंग्स आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एप्लीकेशन, एनालाइज और इवैल्यूएशन। देखिए जब आप इवैल्यूएशन पूछते हो या कोई क्वेश्चन होता है, आप सभी को आईटीआई में आया होगा या सीआईटीएस के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, सीआईटीएस में तो नहीं मिलने वाला आपको, बट थ्योरी में मिलता है आपको। थ्योरी का जो पेपर होता है उसमें होता है कि एक सर्कल बना रहेगा या बॉक्स ड्रॉ किया होगा, उसके अंदर कोई समथिंग ऑब्जेक्ट या कोई वायरिंग वगैरह पूछा होगा, और एक पॉइंट मार्क किया होता है एक्स से कि बताओ ये जो एक्स पॉइंट है वो क्या है। तो वो क्या करता है, आपको एनकरेज करता है पूरी साइकिल को सोचने के लिए। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जब तैयार करना है तो आपको प्रैक्टिकलिटी बेस में तैयार करना है, और उसमें एप्लीकेशन को अप्लाई करना है कि बच्चा अपने जो भी उसने अंडरस्टैंड कर रहा है उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है, एनालाइज कर पाए, विश्लेषण कर पाए कि ये जो
साइकिल यहाँ पे आप पूछ रहे हो, या जो भी आप फॉर्मेशन पूछ रहे हो, समथिंग आप कुछ और पूछ रहे थे, तो उसके बारे में वो एनालाइज कर पाए, इवेल्युएट कर पाए खुद के नॉलेज को। तो आपने कैसे वहां पे पिक्चर वगैरह डालने हैं, डायग्राम भी ऐड करने हैं, ड्राइंग्स भी ऐड करनी है, पिक्चर भी ऐड करनी है, टेबल्स भी ऐड करने हैं। टेबल्स मींस आप कुछ भी टेबल रिलेटेड बोल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का पेपर है तो आप बीबी रॉय हैज रिटन वेरी गुड वाइफ, वो वाला आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए, ओम वगैरह निकालने के लिए, है ना। तो आप वो सब यूज कर सकते हो टेबल्स में, ओके। या जैसे मैथ्स का पेपर हो रहा है तो लॉगरिथम वगैरह जो है आप वो भी प्रोवाइड करवा, उसको आप टेबल्स बोल सकते हो, ठीक है। टेबल्स मीन्स 2 1 2 वो वाला टेबल नहीं, राइट। तो क्या क्या आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिकलिटी बेस पे आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन मेक करना है प्रैक्टिकलिटी बेस पे। उसमें क्या ऐड करना है, ड्राइंग, डायग्राम, एप्लीकेशन स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज, एनालाइज करने के सभी तरीकों को आपने उसमें फॉलो करना है कि ट्रेनी खुद को एनालाइज भी कर पाए, अप्लाई भी कर पाए और इवेल्युएट भी कर पाए खुद के नॉलेज को, खुद से ही क्वेश्चन करके वो इवेल्युएट करवा पाए, ठीक है। टेबल्स आपको यूज करने हैं। पिक्चर्स की बात हमने कर दी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि वो प्रिंसिपल वगैरह जो भी कंसेप्ट पढ़ा था उसको तैयार हो जाए, याद हो जाए, एकदम से उसके सामने आ जाए, उस पिक्चर को देखते ही, ठीक है। तो पिक्चर वगैरह भी आपने थोड़ा ऐड करना है। when asked to interpret or evaluate question, present actual question, figures और चार्ट when asking question to interpret। देखिए जब आपको व्याख्या करवाना है, जब उनसे आंसर लेना है, तो आपको कैसा फॉलो करना है, क्वेश्चन इवेल्युएटिव टाइप क्वेश्चन आपको फॉलो करना है जो उनको इवेल्युएट कर पाए। देखिए कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी लिंक दे रखा है, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लेना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या जनरल रूल अप्लाई करना है, गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही हमें फॉलो करना है, एंटायर सिलेबस से ही चूज करना है, मेक करना है, ओके। डायग्राम वगैरह एडिट करनी है, हमें उसमें ऐड करना है, और ड्राइंग्स वगैरह डालनी है, एनालाइज का स्टेप भी डालना है, अप्लाई का स्टेप भी डालना है, इवैल्यूएशन का स्टेप भी डालना है। किसके लिए, लर्नर के लिए, किसके खातिर, वो अपने टॉपिक जो उसने पढ़ रखा है उसको इवेल्युएट कर पाए, एनालाइज कर पाए, अप्लाई कर पाए, ठीक है। टेबल्स यूज करने, पिक्चर यूज करने हैं, व्याख्या वो कर पाए उन फिगर्स को देख के, चार्ट्स को देख के, ठीक है। क्लियर है आई थिंक। देखिए जो भी उसने चॉइस करा, जो भी आपका क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो वर्टिकली होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर कर दो आप सभी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब असाइनमेंट आपको दिया होगा यूनिट 7 का, टेस्ट एंड एवोल्यूशन का, तो बहुत सारे बच्चों को टास्क मिला हो कि 20 क्वेश्चन मेक करो आप लेवल के अकॉर्डिंग। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा कागज बचाने के लिए थोड़ा स्मॉल लिख देते हैं, वर्टिकली यूज कर ले, सॉरी हॉरिजॉन्टली यूज कर लेते, वो यूज नहीं करना है। वर्टिकली आप यूज करो, क्योंकि अभी आप ऐसा मेक कर रहे हो, जब आईटीआई में आप ज्वाइन करोगे तब भी तो आप वही, अगर आपकी गलती को अभी नहीं सुधारा जाए तो आप तो वही फॉलो करने वाले हो ना फ्यूचर रेफरेंस में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर कैसा मेक करना है, वर्टिकली ऑप्शन में, ठीक है। अवॉइड ट्राइवल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 3 बार नहीं पूछना है, इसका मतलब ये ट्राइवल, ट्राइवल मतलब वो नहीं घुमंतु काश्तकार वगैरह ना, वो वाला नहीं। ट्राइवल मतलब 3 बार एक क्वेश्चन को आस्क नहीं करना है, ठीक है। यूज वन करेक्ट आंसर ओनली, एक ऑप्शन को ही, एक जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, उसी को आपने फॉलो करना है। बहुत सारे राइट आंसर के ऑप्शन नहीं देने हैं कि आपने कोई क्वेश्चन बनाया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन करंट सिचुएशन, तो पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तीसरा मोदी, चौथा राहुल गांधी। तो बच्चा तो कंफ्यूज है ना, उसको पता है कि मोदी है, बट अगर उसको फुल फॉर्म नहीं पता है मोदी की, क्या है उसका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो वो कैसे जाएगा। आपको क्या करना है, एक राइट आंसर आपको प्रोवाइड करना है, ओनली यूज वन करेक्ट आंसर ओनली, ओके। यूज टू 3 to 5 ऑप्शन, देखिए 3 से 5 ऑप्शन आपको देने हैं। 4 ऑप्शन जनरली यूज करते हैं, बट 5 ऑप्शन से ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है, ओके। बी श्योर टू यूज इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर, देखिए जो भी आपका डिस्ट्रैक्टर है थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। अभी देखिए 3 बार आपने मोदी मोदी बोल दिया, चौथी बार क्या था, राहुल गांधी था, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा देना है। अभी आप क्या ऐड कर सकते हो, राहुल गांधी कर सकते हो, अमित शाह कर सकते हो, ममता बनर्जी कर लो, लास्ट आप मोदी दे दो, जो भी है, ठीक है। तो उनको क्या होगा, इफेक्टिव थोड़ा डिस्ट्रैक्टर मिलता है, उनको थोड़ा आनंद आएगा, उनको थोड़ा इंजॉयमेंट होगा कि ये जो क्वेश्चन है कितना ईजी है, ठीक है। सिमिलैरिटी सोचेगा कितना सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन ही मेक करने हैं, सिमिलैरिटी को बढ़ावा देना है, इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर हमने ऐड करने हैं, ठीक है। अवॉइड करना है नन ऑफ दी अबव, जो वर्ड होता है इनमें से कोई नहीं, या ये सभी, ये जो 2 वर्ड हैं इनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है, ये हमने यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल रूल था, इससे ज्यादा कुछ रूल नहीं है।
आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यही पूछने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। CITS में भी बात करें या सी टेट, कोई टेट की तैयारी कर रहा है या JBT वगैरह DLED कर रहा है, तो उसमें भी इतना ही पूछा जाता है। ओके, अभी आता है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयारी क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बनाने के लिए। तो पहला चाहिए प्लानिंग का, दूसरा चाहिए प्रिपरेशन। देखिए जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने जानबूझ के पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपकी भी तो अटेंशन को चेक करना है ना, कि आपकी जो अटेंशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के क्या करा, प्रिपरेशन इज द की ऑफ सक्सेस मैंने हटा दिया है, मैंने जानबूझ के वो ऐड नहीं करा। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, तो प्रिपरेशन क्या होती है, इसकी की ऑफ सक्सेस। देखिए आप अगर टाइम टेबल बनाने में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आप फेल की प्लानिंग कर रहे थे, ना कि टाइम टेबल की। देखिए हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, इफ यू आर फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। आप अगर फेल हो जाते हो प्लानिंग के लिए, तो आप किसकी प्लानिंग कर रहे थे, फेल होने की प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि आज हम ये सेशन देखने हैं लाइव, थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, ऑफलाइन में देख लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि थोड़ी देर में जो टाल के कर रहे हो ना, वो क्या होगा, आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको सेशन ही ना मिले, मैं इसको रिमूव कर दूं, है ना, या यूट्यूब ही मेरे चैनल को ब्लॉक कर दे, या ज्यादा डिसलाइक आ जाए, या कुछ और हैपन्स हो जाता है, या यूट्यूब क्या करती है, खुद को थोड़ा प्लेटफॉर्म को डेवलप करती है, थोड़ा मेंटेनेंस ब्रेक लाती है, तो आप नहीं देख पाओगे ना। हो सकता है कि आधे घंटे बाद आपका एग्जाम था, मेरी वीडियो से आपको कुछ टिप्स चाहिए था, या आपका इंटरव्यू था, है ना। तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं थी, आपकी प्लानिंग ही अच्छी नहीं थी, प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग अच्छी नहीं थी। आपने क्या सोचा, मेरी क्लास को, ये जो सेशन लाइव चल रहा है मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा, है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, लंच वगैरह कर लेता हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन क्या थी, थोड़ी देर बाद के लिए थी, मतलब आप फेल होने की ही प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो मस्ट याद रखो आप, प्रिपरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर फेल टू प्लानिंग, सॉरी, इफ यू आर फेल टू प्लानिंग, आप प्लानिंग करने में फेल हो, तो आप प्लानिंग नहीं कर रहे थे, आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे थे, राइट। ये बात क्लियर कर लो, प्लानिंग करेक्ट मैनर में ही करनी है। तो प्लानिंग में आपको क्या इंक्लूड करना है, पूरा प्लान करना है। आप सिलेबस जो भी एंटायर कोर्स रहने वाला है, उससे आपका क्वेश्चन मेक करना है। अभी हमने जनरल रूल पढ़ा था, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। ओके, ओके, हियर इज द पॉइंट, स्टूडेंट हैव टू स्टडी एंटायर सिलेबस। देखिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो क्वेश्चन पेपर के लिए, स्टूडेंट की बात नहीं है, टीचर की बात हो रही है अभी, ठीक है। जब एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर टीच करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए, फाइनल जब क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो उसको क्या पूरी स्टडी एंटायर जो सिलेबस उसने पढ़ा है, जो उसके लर्नर ने पढ़ रखा है, उससे फॉलो करके आपको क्या करना है, मेक करना है पूरे किसको, क्वेश्चन पेपर को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़े से ही कर रहे थे, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, एंटायर सिलेबस से होनी चाहिए। जो भी आपको रिलेटेड वर्क है प्रिपरेशन और प्लानिंग में, जो भी आपको मटेरियल है, रॉ मटेरियल रहने वाला है, जैसे पिक्चर वगैरह, पूरा आपको फॉलो करना है। ओके, प्लानिंग में क्या करना है, अगर क्लास रेडी नहीं है तो आपको उनको रेडी करना है। देखिए पहला लॉ हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी की, लर्नर आर लर्न इन देयर ओन रेट। और वो कब पढ़ते हैं, जब उनकी विलिंगनेस होती है, जब वो रेडी होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उनको रेडी करना है, क्लास इज नॉट रेडी, तो हमें उनको रेडी करना है। प्लानिंग क्या करनी है, रेडी की करनी है। रेडी करने के लिए भी हमें प्लान करना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इस बेस पे होगा, हमें उनको प्लान करना है, ठीक है। तो बच्चों को भी आपने प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। ओके, कन्वीनियंट टाइम एंड डेट। देखिए कन्वीनियंट टाइम का मतलब हर क्वेश्चन के लिए बराबर टाइम देना है, हर स्टूडेंट के लिए एग्जाम में बराबर टाइम देना है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पार्शियलिटी को आपने रूम के बाहर छोड़ के आना है, जहां पे आपका क्लास का डोर है वहां से बाहर छोड़ के आइए उसको, क्योंकि आपको सभी को समानता का अधिकार ही देना है, ठीक है। अवेलेबल फॉर द टेस्ट, जो भी टाइम एंड डेट रहने वाला है सभी के लिए समान रखना है, हर क्वेश्चन के लिए बराबर टाइम देना है, ठीक है। रेलिवेंस थोड़ा कम ज्यादा नहीं करना। ओके, टाइम टू प्लान में जब आप वर्क फॉलो करते हो टाइम टू प्लान, तो आपको बराबर ही टाइम देना। ओके, सब्जेक्ट एंड यूनिट्स विल बी इंटेंटेड। देखिए इंटेंटेड जो आउटकम होती है वो क्या होती है, इंटेंटेड आउटकम किसी को पता है, डिस्क्रिप्शन करो कि व्हाट इज इंटेंटेड आउटकम। मैंने एक बार इस सेशन में बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। वेरी गुड। ओके, देखिए इंटेंटेड जो आउटकम होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी यूनिट से आप क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो, कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस वर्ड है इंटेंटेड आउटकम। तो आपको जो सब्जेक्ट है, यूनिट्स है, मॉड्यूल है, जो भी है, वो ऑब्जेक्टिव बेस से ही आपको टेक करना है प्लानिंग में, ठीक है। क्वेश्चन जब आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हो पेपर बनाने की, तो वो लर्निंग आउटकम से होनी चाहिए।
ऑब्जेक्टिव से होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को पता होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 बार बोल दिया आपको कि क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक पढ़िए, उसको आप देख लेने को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यूज कर रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन फॉलो करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत है, इंट्रोडक्टरी टाइप, प्रिलिमिनरी टाइप, डिसिप्लिनरी, असाइनमेंट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, डेवलपिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। वो एक बार आप वीडियो देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे फॉलो करना है, ओके। स्कोरिंग जो प्रोसीजर है, ग्रेडिंग सिस्टम है या कुछ और है, वो भी आपको प्लान करना है, राइट। एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी कोर्स रहने वाले उसकी खुद की व्याख्या जो आपने करके बताई है उससे ही रिलेटेड प्लानिंग करनी है, क्वेश्चन को मेक करनी है, ओके। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करने की, ओके। प्रिपरेशन ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर, अभी आता है कि ये क्वेश्चन पेपर अच्छा हम बनाएं कैसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। देखिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है उसको क्या करना है, आपने टेस्ट करना है कि जो मैं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन मेक किया हुआ है वो क्या है, इस जो मैंने टीच किया उससे रिलेटेड है या नहीं है। जो भी 3 लेवल रहते हैं क्वेश्चंस के, कॉम्प्लेक्सिटी के टेस्ट के, पहला लेवल आता है हमारा फैक्ट नॉलेज, दूसरा आता है फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो तीनों लेवल को हमने फॉलो करना है, तीनों लेवल ही लिंक होने चाहिए ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टेस्टेड, टेस्ट करके आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने हैं, डालने हैं क्वेश्चन पेपर में, ओके। कंटेंट इज टू कवर्ड, पूरा कंटेंट आपको, पूरा एंटायर जो सिलेबस है वो आपको कवर करना है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लेना आप उस सेशन को, कौन सा क्वेश्चन आपको यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम, देखिए जो भी आइटम मतलब कि जो भी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 क्वेश्चन का पेपर मेक कर रहे हो तो लेवल 1 की आपको 30% यूज करना है। 30% मतलब 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से अगर 30% निकालते हैं लेवल 1 का तो 15 क्वेश्चन आपको लेवल 1 के डालने हैं। लेवल 2 के 25 क्वेश्चन, लेवल 3 के 10 क्वेश्चन आप डाल सकते हो अगर 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। वो मैटर नहीं रखता है कि आपने कितना कन्वीनियंट टाइम दिया हुआ है। हो सकता है आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या सिंगल नंबर का हो, है ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कन्वीनियंट टाइम देना है, डेट देना है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम जो भी लेवल है वो आपको फॉलो करने हैं, ओके। ओके, राइट राइट, यस। अभी क्वेश्चन स्लाइड आ जाता है बट थोड़ा और आपको एडिशनल नॉलेज देता हूं मैं। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम है तो मैं पानी पीने के लिए थोड़ा वेट किया था, ओके। देखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बिफोर की बात कर रहे हैं, देखिए प्रिपरेशन करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। तो क्वेश्चन स्लाइड वाली जो क्वेश्चन का जो हमारा एक सेशन रह चुका है उसको आप देख लेना कि क्वेश्चन टेक्निक आपको बहुत अच्छे से तैयार मिल जाएगा, पूरा मटेरियल मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आस्क करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस उसमें। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, आप क्वेश्चन को पूछ रहे हो, ठीक है, पेपर में एग्जाम में टेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है, अपने ट्रेनिंग को, तो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको पूछना, स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई आपका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हमेशा हम बात करते हैं क्वेश्चन स्मार्ट होना चाहिए। गिव द स्कोर टू द ईच क्वेश्चन, टू द ईच पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन को बराबर समय देना है, बराबर मार्क्स के हिसाब से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए टाइम देना है पेपर के लिए। नेवर आस्क ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे ट्रिक लगाना है, जैसे मैकेनिकल की बात करते हैं तो सीओपी में बहुत सारे बच्चे ट्रिक लगाते हैं, बट जब बात आती कि कंडेंसर की कैपेसिटी के बारे में या ओवरऑल फैक्टर के बारे में तो वो चकनाचूर हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन यूज नहीं करने, आपको सिर्फ कैसा क्वेश्चन यूज करना है, सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन यूज करने, उनका जो थॉट्स बाहर लेके आए, जो उनका लेवल को पता लगा है, नॉलेज को पता लगा, वही क्वेश्चन आपको आस्क करना है, ठीक है। टेस्ट प्रोफाइल के बारे में आपको ज्यादा तो नहीं बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपके नॉलेज में नहीं आता है। बट अगर आप टेस्ट प्रोफाइल यूज करना चाहते हो टेस्ट में तो फैक्ट नॉलेज आप यूज करो, प्रिंसिपल यूज करो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टेस्ट प्रोफाइल और जो लेवल रहते हैं क्वेश्चन के वो सेम ही है, ओके।
तो टेस्ट प्रोफाइल का क्या फायदा रहने वाला है कि ये मॉनिटर करता है आपकी डेवलपमेंट को, जो भी आप डेवलपमेंट आएगी आपके लर्नर की उसको मॉनिटर करवाएगा, आपको पता करवा देगा, अवगत करवा देगा, ठीक है। एंश्योरिंग कंटेंट कवरेज ऑफ टेस्ट पेपर, जो भी वैलिडिटी रहने वाली है टेस्ट की। देखिए जो टेस्ट हमने पढ़ा है लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, लिंक मिल जाए आपको, टेस्ट मस्ट बी वैलिड, रियलेबल, स्पेसिफिक, मतलब कि टेस्ट की वैलिडिटी भी होनी चाहिए, वैलिड टाइम तक होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं वो आप लास्ट सेशन में सीख चुके हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम मस्ट बी इंक्लूड, ये सब इसमें रहता है, ठीक है। तो अभी हमारा सेशन में हमने बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम इतना यूज कर रहे हैं, तो डीजीटी इतना लेट क्यों करती है ना, लेट क्यों करती है वो? तो लेट इसलिए होता है, देखिए नंबर ऑफ आईटीआईज होती है, तो बहुत सारी आईटीआईज होती है, उनका जो भी एनसीवीटी चेक करता है एग्जाम, वो कहाँ चेक होता है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली हेडक्वार्टर में आपका क्वेश्चन पेपर क्या होता है, चेक होता है, या जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है टेक्निकल बोर्ड आपका चेक करता है। पहले क्या करता है आपका टेक्निकल बोर्ड चेक करता है, बाद में आपका जो रिजल्ट होता है वो फॉरवर्ड किया जाता है डीजीटी के लिए, और आपका जो आंसर शीट होता है वो भी फॉरवर्ड किए जाती है, नॉट आंसर शीट बट योर स्कैन कॉपी ऑफ योर आंसर शीट सेंड टू डीजीटी। तो वो क्या करते हैं आपके रिजल्ट को मैच कर दें, कहीं कोई पार्शियलिटी तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं चेक करते हैं, ठीक है। तो एक कॉपी दी जाती है उनको, तब थोड़ा लेट हो जाता है। एक्चुअली में 3 मंथ में आपका कोई जो रिजल्ट है वो चेक हो गया होता है, आपकी मार्कशीट चेक हो गई होती है आईटीआई की, एनएसटीआई की, ठीक है। उसको बस वेरीफाई करने के लिए जो भी आपकी स्कीम को परफॉर्म कर रहा है, जो भी ऑफर करवा रहा है, जैसे एनसीवीटी ऑफर करवाती है आईटीआई की स्कीम को, ठीक है, तो वो एक बार दोबारा से चेक करती है, तब थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये राइट आंसर है कि डीजीटी इतना लेट क्यों करता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ था ये, तो मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, पीओटी में तो आप नकल कर लो, आपको क्या करना है, थियरी का क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चन आपको मेक करने हैं, ओके राइट। थ्योरी के आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं और मेरे को व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप करने आपने कब, जब भी आपके पास टाइम होता है। आपने लेवल 3 जो भी तीनों लेवल है, फैक्ट नॉलेज, प्रिंसिपल का जो नॉलेज है, मतलब फंक्शनल जो अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा जो लेवल आता है क्वेश्चंस का, ठीक है, कौन सा रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। उन तीनों पे चाहे आप 20 क्वेश्चन बनाओ चाहे 50, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है वो बना के मुझे सेंड करो। तब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मुझे पता लग जाए कि आप क्वेश्चन के बारे में कितने अच्छे सीख पाओ। इससे बेनिफिट आपका ये रहने वाला है, जब आप वर्तमान में या भविष्य में जब आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, लग जाओगे, ठीक है। बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप बहुत जल्दी लग जाओ। जब आप लगोगे तब जब आप क्वेश्चन पेपर देखिए, मटेरियल आपको ही तैयार करना है, असेसमेंट आपको ही देना है, सिस्टम जो है आपका जो कॉलेज होगा वो आपको करिकुलम प्रोवाइड करवाए कि ये हमारा पॉलिसी है कॉलेज का, आपको ये फॉलो करना। तो आपको क्वेश्चन वगैरह लर्निंग मटेरियल आपको वहां पे खुद से नहीं मिलने वाला। देखिए नए अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका इंप्रेशन वहां पे अच्छा होना चाहिए ना, तो आप क्या करना कि 20 क्वेश्चन मेक करना थियरी पे। आप बुक की हेल्प ले सकते हो, एक बार बुक को पढ़ लेना, जो भी आपका बुक है निमी का है या अदर प्राइवेट राइटर का, आप उसको एक बार पढ़ना, ऑब्जेक्टिव देख लेना कि मुझे ये वाला आउटकम मिलता है, उसके बेस पे आप 20 क्वेश्चन मेक करना और मुझे भेजना, ठीक है। फिर मैं उसको चेक करूंगा, कहीं करेक्शन रह जाएगी, कौन सा लेवल आप यूज कर रहे हो, मैं फिर आपको डिस्कशन मेथड रखूंगा जूम पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा लेवल इसमें फॉलो किया, ठीक है। तो एक टास्क दे रहा हूँ आप सभी को, 20 क्वेश्चन आपको मेक करके मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको लाइव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ अभी के अभी, ओके। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे मेरे को कर देना, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि लेसन प्लान वगैरह हमें सिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास लो सर, तो वो क्लासेस भी हमने ऑलरेडी टेक कर चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हो, चैनल को चेक कर सकते हो, ओके। बट मैं कोशिश करूंगा कि एक बार दोबारा से मैं लेसन प्लान को दोबारा से समझा दूं, कि नो प्रॉब्लम। हम जूम पे भी एक लाइव सेशन रखेंगे, इंटरेक्शन करेंगे आपसे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको बहुत समझ आया होगा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा सेशन ज्वाइन करके। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आप सभी का।